सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। और आज के वीडियो में हम फिर से सीखने वाले हैं द हिंदू के आज के न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने शायद ही सुनी होगी क्योंकि न्यूज़पेपर तो आज का है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी with meaning and sentences. So watch the video till the end. It's a unique video. So hello friends, my name is Madi. You're watching Mad's English. So let's start. So आज का सबसे पहला वर्ड है सैक। सैक का मतलब होता है किसी को नौकरी से निकाल देना। दूसरा सैक का मतलब होता है बोरा या फिर बोरी, मतलब बोरा या फिर बोरी या फिर किसी को नौकरी से निकाल देना, उसका मतलब होता है सैक। आइए समझते हैं, सेंटेंस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर सेंटेंस है, उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी है। उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी है, तब उसका इंग्लिश बनेगा His boss has threatened to sack him from the job. His boss has threatened to sack him from the job, मतलब कि उसके बॉस ने उसे धमकी दी है कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा क्योंकि अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा या फिर कुछ बीते महीनों से अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा। पहले अच्छा करता होगा, कुछ काम का प्रेशर ज़्यादा होगा, कुछ ऐसा होगा जिस कारण से बॉस को उसका काम पसंद नहीं आ रहा है, वो उसे नौकरी से निकालने का डिसीजन ले बैठा है। अगला सेंटेंस है, उसने उसके नौकर को बुरे आचरण के कारण नौकरी से निकाल दिया। उसने उसके नौकर को बुरे आचरण के कारण नौकरी से निकाल दिया, तो उसका इंग्लिश बनेगा He sacked his servant because of his misconduct. He sacked his servant because of his misconduct, मतलब कि उसने अपने नौकर को बुरे आचरण के कारण नौकरी से निकाल दिया। इस तरह से आपको यूज करना है सैक का। अगला वर्ड है टॉपल। टॉपल का मतलब होता है किसी भी नेता को उसके पद से हटा देना, मतलब उसके सारे राइट्स ले लेना। जैसा कि हमने सबसे पहला वर्ड देखा सैक, जिसमें नौकरी से निकालना। यहाँ पर टॉपल का मतलब होता है किसी भी नेता को उसके पद से हटाना, उसके सारे राइट्स ले लेना। इसका दूसरा मतलब होता है कि किसी चीज़ का गिर जाना, जैसे किसी पेड़ का गिर जाना, किसी अलमीरा का गिर जाना या किसी भी चीज़ का गिर जाना, उसे हम कहते हैं टॉपल। तो टॉपल के दो मीनिंग है। पहला, किसी को नौकरी से निकाल देना, मतलब नौकरी से तो क्या कहें, इसे नेता नगरी में ही ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, मतलब कि किसी भी नेता को, कोई बड़ा जो लीडर है उसको अपनी पोस्ट से हटा देना। या फिर दूसरा जो उसका मतलब है कि किसी चीज़ का गिर जाना। आइए समझते हैं, सेंटेंस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या सचिन पायलट वाकई में सरकार गिराना चाहते हैं? क्या सचिन पायलट वाकई में सरकार गिराना चाहते हैं? तब इसका इंग्लिश बनेगा Does सचिन पायलट want to topple the government? Does सचिन पायलट want to topple the government, मतलब कि क्या वाकई में के लिए हम रियली लगा सकते हैं। Does सचिन पायलट really want to topple the government, मतलब कि क्या वो गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं, सरकार गिराना चाहते हैं। जिस तरह से अभी मतभेद चल रहा है यहाँ पर कांग्रेस में, तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है, तो यहाँ पर सचिन पायलट ज़्यादा सुर्खियों में आ रहे हैं, तो उस सेंस में हमें यूज़ करना है टॉपल का। दूसरा सेंटेंस इसका देखते हैं, तेज हवा के कारण पेड़ जो है वो गिर गया। तेज हवा के कारण पेड़ गिर गया, तब उसका इंग्लिश बनेगा The tree toppled due to gale. The tree toppled due to gale. तेज हवा के कारण या तेज हवा के द्वारा जो पेड़ था वो गिर गया। The tree toppled due to gale. आप इसे किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। मूसलाधार बारिश के कारण भी पेड़ गिर जाते हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, उस सेंस में हम इसे यूज कर सकते हैं। अब इसे यहाँ पर पद से हटाने के लिए हम सचिन पायलट को पर्टिकुलर यहाँ पर पर्सन बना देते हैं और जो उन्हें पद से हटाएगा वो कांग्रेस को बना देते हैं, मतलब कांग्रेस उन्हें पद से हटाएगा। अब इस सेंस में सेंटेंस क्या बनेगा देखिए, डज कांग्रेस वांट टू टॉपल सचिन पायलट? डज कांग्रेस वांट टू टॉपल सचिन पायलट, मतलब कि क्या क्या कांग्रेस जो है वो सचिन पायलट को उनके पद से हटाना चाहती है। Does कांग्रेस want to topple the सचिन पायलट, मतलब कि क्या कांग्रेस जो है वो सचिन पायलट को उनके पद से हटाना चाहती है। तो इस सेंस में भी हम यूज करते हैं टॉपल का, किसी को किसी के पद से हटाना, किसी चीज का गिर जाना। अगला वर्ड है मिफ। मिफ का मतलब होता है नाराज हो जाना या फिर चिढ़ जाना। इसी का एडजेक्टिव फॉर्म होता है मिफ्ड। मिफ्ड का मतलब होता है नाराज या फिर चिढ़ा हुआ। कोई भी व्यक्ति अगर चिढ़ा हुआ है तो उसे हम कहेंगे अ मिफ्ड पर्सन, मतलब कि चिढ़ा हुआ व्यक्ति या नाराज व्यक्ति है, उसे मिफ्ड कहेंगे। आइए समझते हैं, सेंटेंस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
It had been 2 days and she didn't even call me, so I was miffed. It had been 2 days and she didn't even call me, so I was miffed. मतलब कि 2 दिन हो गए और उसने मुझे कॉल तक नहीं किया, इसलिए मैं नाराज था। उस सेंस में हमें यूज करना है मिफ्ड का। मिफ्ड मतलब कि कोई भी पर्सन जो कि नाराज है या चिढ़ा हुआ है, उस सेंस में हमें कहना है मिफ्ड। वो थोड़ा नाराज है क्योंकि हम उसे अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। वो थोड़ा नाराज है क्योंकि हम उसे अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। तब उसका इंग्लिश बनेगा He is a bit miffed because we are not taking him with us. He is a bit miffed because we are not taking him with us. मतलब कि हम उसे अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा नाराज है। I was a bit miffed today while shooting this video because there was so much noise outside. यहाँ पर उस वीडियो को शूट करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग खराब हुआ था, मैं बहुत चिढ़ा हुआ था, बहुत नाराज था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी। लेकिन यहाँ पर अब वीडियो शूट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक का कंडेंसर ऑन कर दिया ताकि थोड़ी बहुत नॉइज़ हट जाए। उस सेंस में भी हम मिफ्ड का यूज़ करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हों। अगला वर्ड है ग्लिच। ग्लिच का मतलब होता है गड़बड़। अगर आपका सिस्टम सडनली फेल होने लगे, मतलब कि जब सिस्टम जो है वो सडनली चालू होने लगे, बंद होने लगे, मीन्स योर सिस्टम इज जस्ट ब्रोक डाउन, मतलब ऐसा लग रहा है कि सिस्टम खराब हो चुका है। उस सेंस में हम ग्लिच का यूज करते हैं। जो टेक्निकल एरर होती है उसे हम ग्लिच कहते हैं। ग्लिच कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं टेक्निकल एरर के लिए आप इसे यूज करें। कोई भी गड़बड़ अगर होती है तो उस सेंस में हम ग्लिच का यूज करते हैं। ये गड़बड़ किसी पर्सन से भी हो सकती है, किसी मशीन से भी हो सकती है। उस सेंस में हमें ग्लिच का यूज करना है। आइए समझते हैं कैसे इसे सेंटेंस में यूज किया जाएगा। We were going to hotel but his arrival glitched our plan. We were going to hotel but his arrival glitched our plan. मतलब कि उसके आने से हमारा प्लान जो था वो कैंसिल हो गया। इस सेंस में हम यूज करते हैं ग्लिच का, मतलब कि कोई गड़बड़, उसके आने से गड़बड़ हो गई तो उससे हम ग्लिच के यूज से कहते हैं। इसी तरह से किसी कंप्यूटर, अगर वो कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, बार बार रीस्टार्ट होता है तो हम क्या कहते हैं, देयर इज अ ग्लिच इन दिस कंप्यूटर। मतलब कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस कंप्यूटर में, देयर इज अ ग्लिच इन दिस कंप्यूटर। उस सेंस में भी हम कहते हैं एक ग्लिच का। तो टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, किसी पर्सन से कुछ गलती हो जाए तो उससे भी हम ग्लिच कहते हैं। अगला वर्ड है अलेज। अलेज का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति पर बिना प्रूफ के आरोप लगाना, मतलब बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाया जाए तो उसे हम अलेज कहते हैं। अरे ये क्राइम तो उसने ही करा है, मतलब आप अलेज कर रहे हैं कि ये क्राइम तो उसी ने किया है, मतलब आपको कुछ पता नहीं है लेकिन आप अलेज कर रहे हैं। उस चीज को अलेज कहा जाता है कि बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाया जाए तो वो उसे अलेज कहा जाता है। मतलब कि किसी भी पर्सन को अगर आप जानते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये सही है या गलत, लेकिन आप उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसे अलेज कहा जाएगा। क्योंकि आपके पास उसके लिए कोई प्रूफ नहीं है लेकिन फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं, उसे हम कहेंगे अलेज। आइए समझते हैं, सेंटेंस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। The woman alleged that Jatin had stabbed her daughter. The woman alleged that Jatin had stabbed her daughter. मतलब कि महिला ने आरोप लगाया कि जतिन ने उसकी बेटी को चाकू मारा था। इस सेंस में हमें यूज करना है अलेज का। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आपको एक बार में क्लियर हो गया होगा। ऐसा आरोप है कि उसने रिश्वत ली थी। ऐसा आरोप है कि उसने रिश्वत ली थी। तब इसका इंग्लिश बनेगा It was alleged that he had accepted bribes. It was alleged that he had accepted bribes. मतलब कि ऐसा आरोप है कि उसने रिश्वत ली थी। इस सेंस में हमें यूज करना है allege का। आई होप कि आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा ये वर्ड कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला वर्ड है एग्जैम्प्ट। एग्जैम्प्ट का मतलब होता है कि छूट देना। जैसे कि किस तरह से, मान लीजिए कि 15 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनका किराया नहीं लगेगा, तो हमने किराए पर छूट दे दी जो बच्चे छोटे हैं 15 साल से उन्हें। तो इस सेंस में हमें यूज करना है एग्जैम्प्ट का, मतलब कि किसी भी चीज पर छूट देना आधिकारिक रूप से कि उनका किराया नहीं लगेगा। उस सेंस में हम यूज करते हैं एग्जैम्प्ट का। आइए समझते हैं किस तरह से इसे यूज किया जाता है। यहाँ पर सेंटेंस है 15 साल से छोटे बच्चे का किराया नहीं लगेगा। 15 साल से छोटे बच्चों का किराया नहीं लगेगा, मतलब कि 15 साल से छोटे जो बच्चे हैं, उससे निचले जो बच्चे हैं, उनको किराए पर छूट है। तो इसका इंग्लिश बनेगा चिल्ड्रन अंडर 15 आर एग्जैम्प्ट फ्रॉम फेयर। चिल्ड्रन अंडर 15 आर एग्जैम्प्ट
फ्रॉम फेयर, मतलब कि उनका किराया नहीं लगेगा, उन्हें किराए पर छूट है। इस तरह से आपको यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड एग्जैम्प्ट को। अगला सेंटेंस, कोविड-19 के कारण स्टूडेंट्स को परीक्षा से छूट मिलनी चाहिए। कोविड-19 के कारण स्टूडेंट्स को परीक्षा से छूट मिलनी चाहिए, तब इसका इंग्लिश बनेगा स्टूडेंट्स शुड बी एग्जैम्प्टेड फ्रॉम द एग्जाम्स ड्यू टू कोविड-19। स्टूडेंट्स शुड बी एग्जैम्प्टेड फ्रॉम द एग्जाम्स ड्यू टू कोविड-19, मतलब कि कोविड-19 के चलते जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें परीक्षा से छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस सेंस में यूजीसी अगर एग्जाम्स करवाता है तो उन्हें छात्र की पूरी सेफ्टी भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो कि अभी नज़र बिल्कुल नहीं आ रही है। जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी अभी ऐसा गाइडलाइन नहीं है कि छात्र किस तरह से सेफ रहेगा, कुछ भी हो सकता है। अगर एक को भी कोविड हुआ तो क्या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? अगला वर्ड है इन स्पैट। लोग इसे कहते हैं इन फुल स्पैट, तो आप इन फुल स्पैट कहें या फिर इन स्पैट कहें, इन स्पैट का मतलब होता है कि नदी का उफान पर आ जाना। एकदम से अगर नदी में पानी बढ़ जाता है तो नदी उफान पर आ जाती है, उस सेंस में हम यूज करते हैं इन स्पैट का। आइए समझते हैं सेंटेंस में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर सेंटेंस है, मूसलाधार बारिश के कारण नदी उफान पर थी। मूसलाधार बारिश के कारण नदी जो थी वो उफान पर थी, तब इसका इंग्लिश बनेगा द रिवर वॉज इन स्पैट ड्यू टू डाउनपॉर। द रिवर वॉज इन स्पैट ड्यू टू डाउनपॉर, मतलब कि जो नदी थी वो उसके उफान पर थी। क्यों? क्योंकि बारिश जो थी वो बहुत तेज हो गई थी। इस सेंस में हमें यूज करना है इन स्पैट का। अगला वर्ड है एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है कि एक स्लोप होता है, तट होता है, इसे हम एम्बैंकमेंट कहते हैं। एक स्लोप, जैसा कि आपने रिवर के अलॉन्ग साइड देखा होगा, कुछ इस तरह का स्लोप बना होता है। इसी तरह से रोड में आपने देखा होगा जो पहाड़ काट के जैसी रोडें बनाई जाती हैं, तो वो जो एरिया होता है उसे एम्बैंकमेंट कहा जाता है। वो जो इतना एरिया दिखता है कटा हुआ, उसे एम्बैंकमेंट कहा जाता है। इसी तरह से रेल की जो पटरियां होती है जिस पर रेल चलती है, तो उसके साइड पर भी जब देखा होगा आपने, पत्थरों से इस तरह का स्लोप बना होता है, तो उसे भी हम कहते हैं एम्बैंकमेंट। तो ये एम्बैंकमेंट होता है जो कि स्लोप बना होता है कुछ इस तरह का, उसे हम कहते हैं एम्बैंकमेंट। जैसे कि इमेज में देख पा रहे होंगे तीनों की इमेजेस, किस तरह से एम्बैंकमेंट को हम यूज करते हैं। रिवर के अलॉन्ग साइड, रोड के अलॉन्ग साइड, या फिर पटरी के जो उस पर पटरी रहती है उसके अलॉन्ग साइड भी आपने देखा होगा कि जो पत्थर होते हैं इस तरह से स्लोप बना होता है, उससे हम कहते हैं एम्बैंकमेंट। तो इससे इस तरह से आपको यूज करना है। फिलहाल इसका कोई सेंटेंस नहीं है, लेकिन अगर आप बना पाए तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगला वर्ड है लूम ओवर। लूम ओवर का मतलब होता है कि बहुत ही भयावह दिखना किसी चीज का। मान लीजिए आपके घर पर काले बादल मंडरा जाएं तो आप एकदम डर जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। इसी तरह से मान लीजिए युद्ध छिड़ जाए, विश्व युद्ध छिड़ जाए, तो एकदम से लोग परेशान हो जाएंगे, अरे ये क्या हो रहा है, मतलब लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत भयावह सीन उनके सामने आने लगेगा। उस सेंस में हम यूज करते हैं लूम ओवर का। आइए समझते हैं सेंटेंस में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। The dark cloud loomed over the house. The dark cloud loomed over the house, मतलब आपके घर के ऊपर अगर काले बादल मंडराने लगे तो आप डर जाएंगे ना। तो उस सेंस में हमें यूज करना है लूम ओवर का। किस तरह से अगर काले बादल आ जाएं तो बहुत ज्यादा डर महसूस हो जाएगा, उस सेंस में हमें यूज करना है लूम ओवर का। इसे इसी तरह से कहिएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। अगला और आखिरी वर्ड है बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब होता है किसी चीज को ऐसा तोड़ना कि वो दोबारा ना जुड़ सके, और उसका दूसरा मतलब होता है किसी को अरेस्ट कर लेना, टू अरेस्ट समवन, मतलब कि किसी को बंदी बना लेना। उस सेंस में हम यूज करते हैं बर्स्ट का। आइए समझते हैं सेंटेंस में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है AK-47 रखने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। AK-47 रखने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, तब उसका इंग्लिश बनेगा He was busted for the possession of AK-47. He was busted for the possession of AK-47, मतलब कि AK-47 रखने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस सेंस में हमें यूज करना है बस्ट का। यहाँ पर थर्ड फॉर्म बस्टेड हो गया, इसी तरह से आपको इसे यूज करना है। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा, या फिर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, तो इसका इंग्लिश बनेगा द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल, या फिर द पुलिस बस्टेड द क्रिमिनल। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड बस्ट को। तो यहाँ पर सिनोनिम जो है इसका अरेस्ट ही है, लेकिन बस्ट कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। द पुलिस बस्टेड द क्रिमिनल। इस तरह से आपको यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड बस्ट का।
फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि अपने फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसके घर में न्यूज़पेपर आता है तो वो पढ़ता नहीं है, और नहीं आता है तो अच्छी बात है, कुछ सीख लेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, वरना कल का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।